अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जिसको हम नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं या रीजनरेटिव भी बोलते हैं, तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके नज़दीक, मतलब क्योंकि देखिए सब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते जी हैं। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें हमारा मकसद ये है कि हम कोई कीमियाई खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है। जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है। अब बहुत सारे फार्मर्स जो कि ऑलरेडी एक मुद्दत से कीमियाई खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र। जी केमिकल फर्टिलाइजर्स ठीक है। इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनको आप एक रोड मैप बनाकर दे देते हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको फेज आउट करके इसको डिप्लीट करना, ख़त्म करना है। सही। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि पेस्टिसाइड्स जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हाईली टॉक्सिक हैं। इसमें आपको एक और अजीब बात बताऊं कि ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं, ये बायर बना रही है, फाइज़र बना रही है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कीमियाई हथियार बनाए थे। और इनके जो बड़े बड़े टैंक्स और वो जो इनके स्टोरेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बच गए थे, तो उन्होंने कहा अब इसको क्या करें, तो उन्होंने इसको पेस्टिसाइड बनाकर बेचना शुरू कर दिया। तो दीज आर हाईली टॉक्सिक। और ये जिस तरह से इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, उसी तरह से इंसानों के ऊपर भी मैंने इसका असर देखा है, जबकि ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपसे बताया था कि सुजावल में मैं गया था, तो वहाँ उनके बच्चे, क्योंकि वो लोग जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे वो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं इंसेक्ट्स के, तो उनके बच्चे दिमागी तौर पे इतने कमज़ोर थे, जितने बच्चों से मैं मिला था, कि जो उसमें के बड़े ज़हीन लोग वहाँ पर समझे जाते थे, वो अनस्किल्ड लेबर का काम कर सकते थे। वो मेरी आपकी तरह ये तालीम भी नहीं हासिल कर सकते, ये इतने ज़हनी पसमानदा हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो सिवाय भीख मांगने का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये एक अलमिया है हमारा कि हम जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक तरफ तो जो हमारे किसान हैं उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस अनाज को जो कि उस पेस्टिसाइड के स्प्रे से हासिल किए जाते हैं, वो खाने वालों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड्स तो हम लोग पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जो कि जी, आपकी तो फसलों अब पे मैं हमलावर। आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ। जी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, सही। विच आर सेफ, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जिन यूएसडीए की साइट के ऊपर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ से आपको मिल भी जाएंगे जो उन्होंने अलाउ किए और जो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए ऑर्गेनिक में। ये तो आ गई बात ऑर्गेनिक में। एक तरीका है नेचुरल फार्मिंग, जो कि अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक। ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग भी हो, अच्छा जबकि नेचुरल फार्मिंग लाजमी तौर पे ऑर्गेनिक तो होगी होगी। सर, नेचुरल फार्मिंग पे मैं आता हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक जैसे फर्टिलाइज़र के आपने बताया ना, वो कौन सा है जो बना रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स? लिक्विड फर्टिलाइजर्स जैसे न्याजी साहब बना रहे हैं, तारिक। तारिक हुसैन न्याजी साहब बना रहे हैं, उनका अच्छा। नंबर भी आप दे दीजिएगा लोगों को। सही है। इसी तरीके से हम और आप भी बना रहे हैं ना? जी जी, हम लिक्विड जो एनारोबिक फर्मेंटेशन करके बना रहे हैं। अच्छा। हमारा जो है ना, हम जो जड़ी बूटियाँ, हमारी खाद क्या होती है कि जब हम किसी जगह जाते हैं हम देखते हैं कि यहाँ की जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं आमतौर से वो बड़ी फ्लरिश कर रही होती हैं, क्योंकि उसका रूट सिस्टम ऐसा होता है कि वो वीक सॉइल से भी जो है अपने न्यूट्रिएंट हासिल कर लेती हैं। जबकि जो पौधे हम आज उगा रहे हैं मुद्दत से, सब्जियों के और फलों के, वो इतने लग्जरी के आदी हो गए हैं कि जहाँ वो वीड सरवाइव कर रही है, वहाँ हमारा पौधा, हमारी सब्जी सरवाइव नहीं करेगी बगैर खाद के और उसके। यानी इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए, बिल्कुल जैसे एक बड़े घर का बच्चा होता है या एक जैसे सर्कस का शेर होता है, उसको आदत पड़ जाती है कि उसको मीट आप काट के और छोटे टुकड़ों में करके देंगे तो वो उसको खाएगा। तो वो अगर आप उसको जंगल में छोड़ देंगे तो वो शिकार नहीं कर सकेगा। मुझे कहते हैं गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल। जी तो इसी तरह फर्टिलाइज़र डाल डाल के हमने पौधों को भी कमज़ोर कर दिया। जी, एग्जैक्टली हमने इनको इस तरह से कर दिया। वरना जब ये नेचर के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, नेचर में कौन जाता है किसी जंगल के अंदर खाद डालने के लिए? और ये चीज़ें कोई हमने कोई लैब में थोड़ी डेवलप की हैं, टमाटर के पौधे और उसके, ये सारी चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती थी। किसी चीज़ का हमें जायका पसंद आया, हमने आज सो कॉल्ड हमारी स्टडीज़ की कि भाई इसका ये फ़ायदा, इसका वो फ़ायदा। वाइल्ड में भी अगर आप चले जाएँ तो स्टिल यू कैन सर्वाइव। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जो कि आपको बताती हैं कि वाइल्ड में आपने कैसे सर्वाइव करना है, कौन से पौधे का टेस्ट कैसा है और कौन से पौधे के अंदर क्या न्यूट्रिशन है। वो एक खैर हम अच्छा, अपने आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं ना? तो हाँ, कंपोस्ट में और फर्टिलाइज़र में कुछ फ़र्क है क्या?
ये एक्चुअली आपके सवाल से थोड़ा सा हट जाएगा। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में बुनियादी फ़र्क ये है कि कंपोस्ट के अंदर हम नेचुरली चीज़ों को जो डिके करते हैं, उसके बाद एक नेचर का एक अपना प्रिंसिपल है, नेचर के अंदर फंगस ग्रो करती है और वो उस चीज़ को, फंगस आर द टीथ ऑफ द सॉइल, वो उसको जो है वो ख़त्म करके, ज़मीन के दांत है फंगस। जी जी, अच्छा फंगस ठीक जो है। है तो वो उसको ख़त्म करके एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको पौधा एब्जॉर्ब कर सकता है। बेसिकली देखिए ना, एक पौधा जिसने सारी खादें जज़्ब कर ली हैं, अब उसकी डंडी में, उसकी तने में, उसकी पत्तियों में, उसकी शाखों में, उसकी जड़ों में ये तमाम मादे मौजूद हैं, हम्म। किसी में कम किसी से ज़्यादा। ले अब अगर आप उसको वापस ऐसे ही ज़मीन पे डाल देते हैं तो जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसका डिके होने का, वो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, CN रेशियो के हिसाब से होता है। कुछ चीज़ें 4 महीने में डिकम्पोज हो जाएंगी, कुछ चीज़ें डिकम्पोज होकर वो कंपोस्ट बन जाती, कुछ चीज़ें मे टेक 2 इयर्स। अगर CN रेशियो किसी चीज़ का हाई है, 80 या इससे ऊपर है, तो वो उसमें जो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेसिकली अब आप तो कंपोस्ट के अंदर ये होता है कि आपने, क्योंकि वो सारी चीज़ों ऐसी डालते हैं जो कि तेज़ी से गल सड़ रही होती हैं, और उसके अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका CN रेशो कम होता है, तो वो सब चीज़ें मिलकर, और नॉर्मली जो घरों में हम कचरा उसमें डाल रहे होते हैं उसमें छिलके होते हैं, उसमें कोई डंडियाँ या इस तरह की वो चीज़ें नहीं होती जो सख्त होती हैं, वुड पीसेस नहीं होते, तो वो जल्दी कंपोस्ट बन जाती है। और वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट हम कहते हैं जो अर्थवॉर्म कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? अर्थवॉर्म ज़मीन से 9 इंच नीचे घर बना के रहते हैं। रात के टाइम पर ये बाहर निकलते हैं और कोई भी सूखी पत्ती, इनकी जो बेस्ट डाइट है वो सूखी पत्ती है, नॉट द हरी पत्ती है। तो सूखी पत्ती का एक टुकड़ा ये जितना इसके मुंह में आता है वो लेके नीचे चले जाते हैं, और रात भर में वो उसको खाकर उससे कुछ चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं और अपने एंजाइम्स उसमें शामिल करके उसको कंपोस्ट बना देते हैं। तो इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंपोस्ट। अगर आप नेचुरल तरीके से कंपोस्ट बनाएंगे तो बेसिकली देखें, ये नेचर ने ही हमारे लिए पैदा किया है। यानी जब नेचर में एक इकोसिस्टम होगा, अगर अब आप वहाँ यूरिया खाद और DAP खाद डालेंगे, सब मर जाएंगे। सबसे पहला जो उसका शिकार होते हैं वो आपके ये अर्थवॉर्म्स होते हैं। आप जब ये इस तरह की जहरीली खाद, और फिर उसके बाद रही सही कसर, जब वो आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो भी दे किल ऑल दी माइक्रोब्स इन द सॉइल। वरना नीमोटोड्स और ये वो सारी चीज़ें जिसको आज ये लोग एक एक चीज़ को किल करने के लिए इन्होंने पेस्टिसाइड बना रखे हैं, ये अगर एक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो दे लिव इन हार्मोनी, और दे एक दूसरे को, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, और उससे हमारी इवेंचुअली हमारी एक हेल्दी सॉइल और एक हेल्दी फूड हम ग्रो कर रहे होते हैं। सही है। अब आप ऑर्गेनिक और नेचुरल का जो फ़र्क बता रहे थे। जी, ऑर्गेनिक के अंदर देखें, अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रही हैं। वो अगेन दे आर प्रोड्यूसिंग इट इन द इंडस्ट्री, और उसके अंदर अलबत्ता ऐसे कंपाउंड्स नहीं हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन लिस्ट के ऊपर हैं, बट इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और जो भी चीज़ इंडस्ट्री से होकर आएगी तो ज़ाहिर है उसके अंदर कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगी। और नेचुरल अच्छा, और ये ऑर्गेनिक तो होगी लेकिन बट इट इज़ नॉट नेचुरल, क्योंकि ये आप नेचर तरीके से, और ये इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ईच टाइम यू हैव टू पुट सम मटीरियल इन द सॉइल, तो जो बाहर से आप ख़रीद के लेकर आ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग के अंदर आप जब एक सिस्टम आपका सस्टेनेबल बन जाता है तो फिर आपकी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती। यानी अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फार्मिंग में जो सबसे बड़ा नाम है, फुकुया का एक जापानीज़ एग्रोनॉमिस्ट थे जिनका 2015 में 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। वो इसको फॉर द लास्ट 50 ईयर्स अपनी जापान में किसी जगह काम कर रहे थे। तो क्या नाम था उनका? फोकुयाका। फुकुयाका, इनकी 4 फुकुयाका। किताबें, नेचुरल फार्मिंग, वन स्ट्रॉ, और इसके ऊपर ये सारी बुक्स मिल जाती हैं नेट के ऊपर। तो वो क्या करते थे कि चावल की कटाई से पहले उसके अंदर जो है वो गंदम का बीज फेंक देते थे उसी वतर के अंदर, आखिरी पानी से पहले, जिसमें वो जर्मिनेट हो जाता था, और चावल का सिर्फ पैनिकल, जो चावल का दाना है या खोशा है, वो ले लेते थे। बाकी जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता था वो उसको ज़मीन के ऊपर दोबारा मल्च कर देते थे, दोबारा ज़मीन पे बिछा दिया करते थे। एक तो देखें वो जो एक वो पार्ट है विजिबल जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें यंग चॉक चौ एक बात कहते हैं, जो चीज़ विजिबल है वो रिप्रेजेंट करता है इनविजिबल को। यानी अगर एक दरख्त 30 फुट ऊंचा नज़र आ रहा है और उसकी 30 फुट की डाया की कैनोपी बनी हुई है, तो इसकी ज़मीन के अंदर रूट्स भी ऐसे ही होंगी। तो इफ़ यू हैव द आइज़ टू सी,
तो आप उसको बाहर से देख के समझ लेंगे। तो इसी तरीके से ये जो पौधे आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनकी एक रूट्स भी अंदर, तो जब वो पौधा, क्योंकि ये सीजनल है, ये इनकी रूट से नया पौधा नहीं निकलता, तो इवेंचुअली दे डिके आउट इन द सॉइल। और अच्छा, वो क्या का एक काम और ये करता था कि वो चिकन पीसेस को ड्रम में डाल के 3 दिन उसकी डी गैसिंग कर लेता था, और फिर उसके बाद उसको इस पर स्प्रे करता था, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो इसको बहुत तेज़ी से डिकम्पोज कर देता है। किसको? चावल की पराली को। वरना अच्छा। अगर चावल की पराली आपके यहाँ पड़ी है, इसका CN रेशियो इज़ वेरी हाई, तो इट मे टेक 2 years टू, मतलब इसको कंपोस्ट बनने में, डिकम्पोज होने में जो है इसको 2 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई इनोकुलेंट ऐसा डाल देते हैं, जैसे वेस्ट डिकम्पोज़र है, या आप इस तरह की ये फीड अपने खुद लेकर, मतलब वेस्ट डिकम्पोज़र तो कहीं और से आया हुआ है। मेरा कहना ये होता है कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर ये सारे बैक्टीरिया और ये फंगसेस आप ग्रो कर सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम फिर कर लेंगे कभी बात कि किस तरह से आपने करना है। तो इसमें आप देखिए कि इसमें अब जो उसने 30 साल 50 साल इस तरह से काम किया, उसने कभी उसके अंदर अपनी ज़मीन में खाद नहीं डाली, कभी अपनी ज़मीन के अंदर पेस्टिसाइड नहीं डाला, कभी उसको वीड्स का प्रॉब्लम नहीं आया। जब एक ज़मीन सीधी चल रही होती है, सही चल रही होती है, तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें ग्रो नहीं करती, और उसकी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर इतना हाई था। तो अच्छा, अब देखें, हल वो नहीं चला रहा, खाद वो नहीं डाल रहा, पेस्टिसाइड वो नहीं डाल रहा, तो आप देखिए कि और अब उसकी जो लेबर आ रही है वो सिर्फ सोइंग के ऊपर आ रही है और हार्वेस्टिंग के ऊपर आ रही है। तो अब उसकी कॉस्ट कहाँ चली जाएगी? आज हमारी जो चीज़ें इतनी महंगी हो गई, सारी दुनिया में कुछ किसान खुदकशी कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमने किसानों को एक ऐसा सिस्टम दे दिया है जिसके अंदर उनको खादें खरीदनी है, जिसमें उनको पेस्टिसाइड खरीदने हैं, जिसके अंदर उनको ट्रैक्टर का डीजल डलवाना है। डीजल इतना महंगा हो गया कि अब आप एक ज़मीन के ऊपर अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटे के ट्रैक्टर वाला आपसे 3,000 रुपये ले रहा है। तो 10 घंटे अगर आपने काम किया तो 60,000 तो उसके चलेगा। खाद आपने डाली 20,000 रुपये की, 50,000 ये हो गए। 5,000 का, 10,000 का आपने उसमें पेस्टिसाइड डाला तो 60,000 रुपये तो ये हो गए, और जो लेबर थी वो इसके अलावा इसके ऊपर आई। उस सारी चीज़ों को मिला लें, अब अगर आप एक आदमी की 30 मन गंदम पैदा हुई है, तो उसके अंदर 50% से ज़्यादा पैसे तो उसके यहीं पर चले गए। सही।